हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं होम साइंस का आज का अपना टॉपिक। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को। आप लोगों ने बोला था कि मैम जीआईसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराइए, तो आज से हम लोग जीआईसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये है जीआईसी प्रीवियस ईयर 2015 का ये होम साइंस का पेपर है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर पूछिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? ध्यान दीजिएगा। तो केंद्रक, कोशिका द्रव्य, कोशिका वृद्धि या फिर जीव द्रव्य। तो ये सारे क्या है? ये सब कोशिका के ही भाग हैं। इनमें से भी सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? तो केंद्रक। ध्यान दीजिएगा, केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, गर्भावस्था में आयरन की कमी से बढ़ जाता है। तो आयरन की कमी से क्या बढ़ जाता है? तो ध्यान दीजिए, पीलिया, मातृमृत्यु दर, शिशु का जन्म दर कम होना या फिर सी और बी दोनों। तो देखिए, पीलिया तो एकदम रॉन्ग है। तो आयरन की कमी से सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है, यानी कि यह रक्त से संबंधित है। तो अगर बॉडी यानी हमारे शरीर में रक्त की कमी हुई तो हमें एनीमिया हो जाएगा, और इससे क्या होगी? ये इससे मातृ मृत्यु दर में क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है, और शिशु का जन्म दर कम होना, ये भी सही है। यानी कि यह मातृ मृत्यु दर पे भी प्रभावित करती है और शिशु का जन्म दर भी प्रभावित करती है। इस तरीके से हमारा आंसर सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं। पेलाग्रा नामक रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है? तो पेलाग्रा नामक रोग होता है, ध्यान दीजिएगा, नियासिन की कमी से। नियासिन, जिसे कि विटामिन B3 भी हम लोग कहते हैं। जब मैंने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पढ़ाया था उसमें मैंने इसको बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। आप लोग प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ से आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तो पेलाग्रा नामक रोग जो है वह नियासिन या फिर जिसे कि हम लोग विटामिन B3 भी कहते हैं। किसको? नियासिन को। और एक और पॉइंट है कि इससे नियासिन की कमी से 3Ds रोग भी होता है। ठीक है, 3Ds रोग अभी बताते हैं, आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, कमी का प्रभाव यानी कि नियासिन की लगातार कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। इस रोगों को 3Ds रोग भी कहते हैं। अब देखिए 3Ds क्या है? तो 3Ds यानी डर्मेटाइटिस, चर्म रोग, अतिसार जिसे कि डायरिया भी कहते हैं, और पागलपन, डिमेंशिया। ठीक है, डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया, यह किससे रिलेटेड है? यह पेलाग्रा से रिलेटेड है या फिर विटामिन B3 से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को चीज़ समझ में आ गई? ये देखिए, आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको अच्छे से एक बार वन टाइम पढ़ लीजिएगा। ज़रूरी बस यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि 3Ds रोग किसे कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मधुमेह के रोगी को इनमें से कौन सा आहार देना चाहिए? निम्न कैलोरी सामान्य प्रोटीन, उच्च कैलोरी निम्न प्रोटीन, निम्न कैलोरी उच्च प्रोटीन या फिर उच्च रेशे या फिर उच्च प्रोटीन। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है, मधुमेह के रोगी को निम्न कैलोरी और उच्च प्रोटीन जो है वह दिया जाता है। लेकिन जो ऑप्शन में जो आंसर सही माना है आयोग ने, वह उच्च कैलोरी और निम्न प्रोटीन को माना है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, हर एग्जाम में लगभग क्या 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जिन पे कि हमेशा डाउट होता है। तो ये भी उन क्वेश्चन में से एक था। आप लोग मुझे बताइएगा कि इसमें से करेक्ट कौन है? मधुमेह के रोगी को कौन सा आहार देना चाहिए? ठीक है, आप लोग मुझे यह ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है हमारा, शरीर में खनिज लवण के प्रमुख 2 कार्य हैं। कौन कौन से कार्य हैं? तो ऊर्जा देना और सुरक्षा करना। बी है हमारा सुरक्षा तथा नियामक कार्य। सी निर्माणात्मक कार्य तथा ऊर्जा देना, या फिर नन ऑफ दीज यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, ऊर्जा देना बिल्कुल गलत बात है। ऊर्जा हमें 3 चीज़ों से मिलती है, एक तो प्रोटीन, दूसरा वसा और तीसरा कार्बोहाइड्रेट। इन तीनों चीज़ों से हमें ऊर्जा मिलती है। सुरक्षात्मक तथा नियामक कार्य ये है इसका, ये खनिज लवण के कार्य है। निर्माणात्मक कार्य तथा ऊर्जा देना, निर्माणात्मक कार्य किसका है? ये मुख्य कार्य प्रोटीन का है, निर्माण करना। और ऊर्जा देने का मुख्य कार्य अभी मैंने बताया, वो वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से हमें क्या मिलती है? हमें ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा सुरक्षात्मक तथा नियामक कार्य, यानी कि बी हमारा आंसर सही हो जाएगा, बी। बात समझ में आ रही है? तो आप लोग बैठे क्यों हैं? फटाफट से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर में जल की आवश्यकता किस कार्य के लिए होती है? तो अंतर्ग्रहण, पाचन और अवशोषण, इन तीनों के लिए शरीर में जो है वह जल की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारा आंसर सही हो जाएगा डी, ऑल ऑफ अबव।
नेक्स्ट है हमारा क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होने वाला एक रोग है। आप लोग यही एक बात और ध्यान दीजिएगा कि प्रोटीन की कमी से एक और रोग होता है, मरासमस। ठीक है, मरासमस रोग भी प्रोटीन की कमी से होता है, लेकिन उसमें और क्या जुड़ जाता है? प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है कैलोरी। तो अगर मरासमस पूछे तो प्रोटीन और कैलोरी दोनों ही मेंशन होगा, लेकिन अगर सिर्फ क्वाशियोरकर है तो वह प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, मरासमस पूछे ऑप्शन में अगर कैलोरी नहीं दिया रहता है तो आप लोग प्रोटीन पे ही टिक करिए, लेकिन अगर प्रोटीन और कैलोरी दोनों दिया रहे तो ऑप्शन दोनों ही सही है। बात समझ रहे हैं ना? तो मरासमस रोग प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है, जबकि क्वाशियोरकर सिर्फ किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, अगर यहीं पे मरासमस लिख लेता तो हमारा आंसर सही हो जाता सी। आप लोग फर्क समझ रहे हैं ना? इसे छोटी छोटी चीज़ों से क्या होता है, क्वेश्चन हमारे सही और गलत हो जाते हैं। इसीलिए जब भी कुछ भी पढ़िए आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िए, एक एक बारीकी। ऐसा नहीं कि बस एक बार पढ़ लिया, हाँ हाँ इसकी कमी से होता है, इसकी नहीं, बारीकी पढ़िए, डिफरेंस समझिए, तभी चीज़ें जो है वह सॉल्व होंगी। आगे देखते हैं, गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ग्लूटीन जो है वह गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है। नेक्स्ट है हमारा कोशिका का शक्तिगृह क्या है? तो देखिए, कोशिका का शक्तिगृह माइटोकॉन्ड्रिया, हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं। कोशिका का शक्तिगृह, ऊर्जागृह, ठीक है, पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। निम्न में से भोजन, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? उबालकर, ये लगभग सही है। घरी विधि से तलना नहीं, खदकना व वाष्प द्वारा, खदकना नहीं, वाष्प द्वारा। तो ध्यान है, इन सब में सबसे ज़्यादा अच्छी विधि है वाष्प द्वारा, क्योंकि इससे हमारे जो पोषक तत्व है उनकी बचत तो होती ही होती है, साथ ही साथ हमारे ईंधन की भी बचत होती है। इसलिए वाष्प द्वारा भोजन पकाना सबसे सर्वोत्तम विधि माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग प्रेशर कुकर ले सकते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? आगे देखते हैं, दहेज निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ था? तो दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में लागू हुआ था। नेक्स्ट हमारा, सरसों के तेल में आर्जिमोल तेल द्वारा मिलावट को किस परीक्षण द्वारा जांचा जा सकता है? यानी तेल में मिलावट है, यह कैसे जांचेंगे? तो नाइट्रिक अम्ल मिलाकर हम लोग इससे जांच कर सकते हैं कि सरसों के तेल में मिलावट है या फिर नहीं। नेक्स्ट है हमारा, रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं का नाश कौन करता है? तो WBC यानी कि श्वेत रुधिराणु जो होते हैं वह जो रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं का नाश करते हैं। नेक्स्ट हमारा, परबाइल्स राइस में अच्छी मात्रा में क्या पाया जाता है? तो राइस में अच्छी मात्रा में थाइमिन पाया जाता है, या फिर विटामिन B1 भी जिसे कहते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम ही थाइमिन है। घरेलू हिंसा क्या है? घरेलू हिंसा का लक्षण है शारीरिक प्रताड़ना, बिल्कुल सही। मानसिक प्रताड़ना, गाली देना, ये तीनों क्या है? घरेलू हिंसा के लक्षण है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर डी ऑल। ठीक है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा, आकार के आधार पर परिवार होता है कितने प्रकार का? तो 3 प्रकार का होता है। एक तो एकल परिवार, दूसरा संयुक्त परिवार और तीसरा है विस्तृत परिवार। ठीक है, आकार के आधार पर परिवार के 3 प्रकार होते हैं, एकल और संयुक्त और विस्तृत परिवार। नेक्स्ट हमारा, उपनयन क्या है? सामूहिक समूह, संस्कार, संस्कृति या फिर जाति। तो उपनयन एक संस्कार है। नेक्स्ट है हमारा, प्रबंधन प्रक्रिया का मुख्य बिंदु क्या है? आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। ये प्रबंधन प्रक्रिया के मुख्य बिंदु तीनों है, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। इस तरीके से हमारा आंसर सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारा, कार्य सरलीकरण से तात्पर्य है कार्य करने की वह तरीके जिससे कि हमारे शक्ति की और समय दोनों की बचत हो। तो कार्य न करना, कम कार्य करना नहीं, कार्य में साधारण उपकरणों का प्रयोग करना नहीं, कार्य के अनुसार उपकरणों एवं मशीनों का उपयोग करके कार्य को सरल बनाना। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर डी। यही कार्य सरलीकरण से यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, प्रबंधन है एक क्या? मानसिक प्रक्रिया, यांत्रिक प्रक्रिया, शारीरिक या फिर तकनीकी प्रक्रिया। तो प्रबंधन मैनेजमेंट एक मानसिक प्रक्रिया है। आंसर सही हो जाएगा हमारा ए। किसी उत्पादन पर MRP से क्या मतलब है? MRP आप लोगों को अगर इसका फुल फॉर्म पता होगा तो आप लोग बहुत ही आराम से इसको कर लेंगे। तो मिनिमम रिटेल प्राइस या मैक्सिमम रिटेल प्राइस या फिर माइक्रो रिटेल प्राइस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि अधिकतम खुदरा मूल्य। तो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट हमारा, जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए व्यक्ति को क्या बिल लेना आवश्यक नहीं है? नहीं, गलत बात है। विज्ञापनों से प्रभावित होना चाहिए, गलत बात है। उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, ये सही है, या फिर ये इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर सी। आगे देखते हैं, उपभोक्ता अधिकारों का समूह है, क्या समूह है? तो देखिए, सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार या फिर सुनवाई का अधिकार। ऑप्शन बी है सूचित किए जाने का अधिकार, चयन का अधिकार या फिर खरीदने का अधिकार। ऑप्शन सी है
उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, सुनवाई का अधिकार और उत्पादन का अधिकार, या फिर उनमें से कोई नहीं। तो देखिए उपभोक्ता अधिकारों का समूह इनमें से कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए, सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार और सुनवाई का अधिकार। ये उपभोक्ता अधिकारों के समूह है। आगे देखते हैं प्रबंधन के उत्प्रेरक क्या है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, लक्ष्य, मूल्य और स्तर। लक्ष्य, मूल्य और स्तर ये प्रबंधन के उत्प्रेरक है। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट हमारा पराग रंग एक कमरे को कैसा अनुभव कराता है, तो पराग रंग एक कमरे को बड़ा अनुभव कराता है। नेक्स्ट हमारा निर्णय प्रक्रिया के, ध्यान दीजिए, निर्णय प्रक्रिया के साधन क्या है, तो संसाधन, निर्णय प्रक्रिया, ज्ञान एवं कुशलता है, उपर्युक्त सभी क्या है, निर्णय प्रक्रिया के साधन है। नेक्स्ट हमारा एक बार चेचक हो जाने के बाद प्रायः उस व्यक्ति को चेचक नहीं होता है। किस कारण नहीं होता है, तो प्राकृतिक प्रतिरक्षा के कारण नहीं, कृत्रिम प्रतिरक्षा के कारण नहीं, तो अर्जित प्रतिरक्षा के कारण। देखिए बात समझिए कि जब एक बार चेचक हो जाता है तो उसमें हमारी बॉडी में क्या अर्जित हो जाता है, तो उस जीवाणु यानी कि जिसके कारण भी यह चेचक रोग होता है उसके प्रति हमारी जो शक्ति होती है वह बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमारी जो बॉडी होती है वह सुरक्षा कवच अर्जित कर लेती है दोबारा। इसीलिए क्या हो जाता है, इसे अर्जित प्रतिरक्षा के कारण ही अगर किसी व्यक्ति को एक बार चेचक हो जाता है तो दोबारा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा करघे के हार्नेस द्वारा ताने के धागे को ऊपर उठाने की प्रक्रिया जिसमें शटल नीचे से गुजर सके कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं शेडिंग। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सा रोग वायु द्वारा संवाहित नहीं होता है, यानी कि वायु जनित रोग कौन सा नहीं है, बाकी तीन तो वायु जनित होंगे, एक नहीं होगा। तो चिकन पॉक्स यानी कि छोटी माता, ये वायु जनित रोग है। जुकाम और खांसी, बिल्कुल सही बात है, ये वायु जनित रोग है। टाइफाइड अभी देख लेते हैं, या फिर वायरल बुखार, ये भी वायु जनित रोग है। तो टाइफाइड देखिए, टाइफाइड क्या है, यह दूषित जल और दूषित भोजन से होने वाला रोग है। इन सबको भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। तो टाइफाइड क्या है, दूषित जल या फिर दूषित भोजन से यह होता है, यह वायु से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है हमारा संचार के माध्यमों का चयन आधारित होता है किस पे, तो संचार के उद्देश्य पर, संदेश की प्रकृति पर और नवाचार, इन तीनों पर क्या होता है, संचार के माध्यम का चयन जो है वह आधारित होता है। कहने का ये मतलब है कि जब तक हम लोग संचार यानी कि जो सूचना हमें देनी है उसका उद्देश्य न पता हो, उसकी प्रकृति न पता यानी वो किस तरीके की है, वह किस पर आधारित है, तब तक हम माध्यम का चयन नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर ही हम संचार के उस माध्यम का यूज़ करते हैं जिससे कि संदेश सामने वाले तक अच्छे से पहुंच सके। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं, तो माध्यम। यानी संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच में कौन सी कड़ी होती है, तो माध्यम, यानी कि किस माध्यम से संदेश जो है वह पहुंचा जा रहा है। बात समझ रहे हैं आप लोग। तो देखिए, तो फ्रेंड्स सेशन कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास कर रहे हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन इनमें से वो तो सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज्वाइन करिए क्लास, और अच्छे से अच्छे क्लास को आप लोग यहाँ से ले सकते हैं और अपनी नॉलेज को, होम साइंस के नॉलेज को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। वीडियो के पीडीएफ और नोट्स के पीडीएफ मैं वहाँ पर शेयर कर लूँगी, जिससे कि आप लोगों को आराम से अपने नोट्स बनाने में बहुत ही आसानी हो। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।